नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना कुमावत सर कृष्णा एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सबको सर्वप्रथम गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके गुरुओं का आशीर्वाद स्नेह आप पर बरकरार रहें। प्रगति के रास्ते, उन्नति के मार्ग आपके लिए सदैव बाहें खोलकर आपका इंतजार करें, ऐसी शुभकामनाएं आज के इस विशेष दिवस पर। मित्रों, पिछली क्लासों में हमने वर्ण विचार का प्रकरण समाप्त किया। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपके किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप इस चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी बात रख सकते हैं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं और वो प्रकरण है मित्रों कारक। आज हम कारक पढ़ेंगे। क्या है कारक मित्रों? व्याकरण में इसकी स्थिति क्या है? देखो, कारक शब्द विचार के अंतर्गत आने वाली चीज है, क्योंकि हमने आरंभिक दौर पर अध्ययन किया कि हिंदी व्याकरण को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तो शब्द विचार, एक वर्ण विचार और एक वाक्य विचार। अभी हमने वर्ण विचार पूरा किया है, अब हम शब्द विचार पढ़ेंगे। तो शब्द विचार में कुछ चीजों पर चर्चा होती है। उस शब्द विचार में इसका स्थान क्या है? जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 5 व्यक्ति हैं और आप इस संस्था में 5 लोग हैं। अब आपसे पूछे कि इस संस्था में आपका क्या स्थान है? एक व्यक्ति का स्थान संस्था के डायरेक्टर का होता है, कुछ का शिक्षकों का होता है, कुछ अलग अलग शिक्षक विषय के होते हैं, कुछ ऑफिस का वर्क देखने वाले लोग होते हैं, काम देखने वाले लोग होते हैं, कि आपकी यहाँ पर स्थिति क्या है। तो हाँ, वही स्थिति हम ये करना चाह रहे हैं कि हिंदी व्याकरण में कारक की क्या स्थिति है। तो हम कहेंगे कि ये एक विकारक तत्व है। यह एक विकारक तत्व है। यह कौन? कारक। यह एक विकारक तत्व है। अब प्रश्न है कि विकारक क्या होता है? तो उसका उत्तर ये देखो, विकारक शब्द बनता है विकार प्लस अक से। विकार प्लस अक से। विकार का अर्थ है बदलाव और अक का मतलब है वाला। तो अगर हम विकारक के अर्थ को एक साथ करें तो विकारक का अर्थ हुआ बदलाव लाने वाला। अब प्रश्न यह है कि कारक किस में बदलाव लाता है? तो मित्रों, कारक 2 चीजों में बदलाव लाता है, एक तो संज्ञा में और एक सर्वनाम में। यह प्रश्न आते हैं कि कारक किस किस का विकारक है। तो कारक हिंदी में 2 तत्वों में विकार लाता है, बदलाव लाता है, उस पर अपना प्रभाव जताता है। किसी भी संज्ञा का वाक्य प्रयोग करने के बाद उसका कारक निर्धारित कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि राम बाजार गया, इस वाक्य में राम कर्ता कारक है, तो आप कह सकते हैं कि वो जो संज्ञा है वो कर्ता कारक थी। उसी तरह से सर्वनामों का भी कारक निर्धारित कर सकते हैं। जैसे कहा कि हम पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में हम क्या है? कर्ता कारक है। राम ने मुझे बुलाया, इस वाक्य में मुझे क्या है? कर्म कारक है कि नहीं? तो संज्ञा और सर्वनाम का ये विकारक तत्व है, ये इसकी वस्तुगत स्थिति है। व्याकरण में इसकी स्थिति है कि कारक क्या है। तो हमने सबसे पहले, अभी हम परिभाषा की नहीं बात कर रहे मित्रों, फिर समझा रहा हूं कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी तत्व है, कोई व्यक्ति है, उसका उस घर में, उस संस्था में उसकी भूमिका क्या है, ये चीज हम तय कर रहे हैं। तो कारक हिंदी में एक विकारक तत्व है। विकारक शब्द बनता है विकार और अक से, इसका मतलब है बदलाव लाने वाला। अब प्रश्न है कि कारक किस किस में बदलाव लाता है। हम आगे चल करके पढ़ेंगे। संज्ञा के 3 विकारक होते हैं, लिंग वचन कारक। सर्वनाम के 2 होते हैं, वचन और कारक। लेकिन मैं आपको विपरीत तरह से प्रश्न पूछ लूं कि कारक किस किस का विकारक है। देखो, प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं। एक तो आप एक लाइन से क्रमबद्ध रूप में पढ़ रहे हो, क्योंकि ज्ञान को अर्जित करने के लिए हमें किसी एक वे में, एक रास्ते से बंधना नहीं चाहिए। इसको कैसे सीखा जा सकता है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो प्रश्न बनते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, उस आधार पर हम तय करेंगे। तो विकारक जो है वो संज्ञा और सर्वनाम का विकारक तत्व है। कौन मित्रों? कारक। अब कारक शब्द क्या है, इसकी परिभाषा क्या होगी? कारक शब्द का निर्माण संस्कृत की एक क्री धातु है, जो हिंदी में परते जुड़ने के बाद कर बन जाती है। इसमें एक परते जुड़ता है अक। ये क्री और अक से मिलकर के कारक बनता है। क्री का शाब्दिक अर्थ है करना, अक का अर्थ है वाला।
तो कारक का शाब्दिक अर्थ हुआ करने वाला। देखो हम शाब्दिक अर्थ की चर्चा कर रहे हैं, करने वाला। अभी हमने पूरी परिभाषा नहीं पढ़ी, अभी तो हम शब्दों के अर्थ को समझ रहे हैं, क्योंकि यहीं से भी कई बार प्रश्न आता है। कई बार पूछा गया है कि कारक शब्द का निर्माण किससे हुआ, तो कारक शब्द का निर्माण संस्कृत की क्री धातु से हुआ। अब आप कह रहे हो साथ दोनों आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, तो आपको पहले क्री करना है। हालांकि हम परते में पढ़ेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। परते जब पढ़ेंगे तो और डिटेल से पढ़ेंगे। क्री धातु है जिसमें परते जोड़ने पर ये कभी अर और कभी आर बनती है। परते में पढ़ेंगे कि अक परते जुड़ने पर आर बनता है और अक अन परते जुड़ने पर अर बनता है, इसीलिए यहाँ पर ये री का आर बना और क्री प्लस अक से शब्द बन गया कारक। कारक का शाब्दिक अर्थ है करने वाला। अब प्रश्न है कि साहब क्या करने वाला, ये इंपॉर्टेंट बात है कि करने वाला क्या है, क्या करने वाला है। तो मित्रों वाक्य में वाक्य का जो अर्थ है उसको पूरी तरह से स्पष्ट करने के लिए हमें क्रियापद की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। देखिए वाक्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है क्रिया। बिना कर्ता के वाक्य हो सकता है, बिना कर्म के वाक्य हो सकता है, बिना उद्देश्य के वाक्य हो सकता है। अब ये उद्देश्य क्या नई बात आगे हम वाक्य रचना के दौरान पढ़ेंगे कि वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और विधेय। कभी कभी बिना उद्देश्य के हम अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन बिना विधेय के हमारी बात पूरी नहीं होती है। और विधेय में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है क्रिया। हम मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि करने वाला क्या क्या करने वाला, उस बात को समझा रहा हूं, भ्रमित नहीं होना है। वाक्य के अर्थ को पूरी तरह से स्पष्ट करने के लिए हमें क्रियापद की आवश्यकता होती है। अब वो चाहे क्रिया मूल मेन वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, कभी कभी सहायक क्रियाएं हो सकती है, मुख्य क्रियाएं भी हो सकती है, मुख्य सहायक हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं वर्ब की आवश्यकता होती है। अब वो हेल्पिंग है या मेन वर्ब है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्ब तो होनी ही चाहिए, क्रिया होनी ही चाहिए। उस क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए, कि देखिए बात को समझना, कंफ्यूज नहीं होना है। हम अपनी बात को व्यक्त करने के लिए वाक्यों का सहारा लेते हैं और वाक्य का महत्वपूर्ण अंग है क्रिया। लेकिन उस क्रिया का अर्थ भी पूरा करने के लिए हमें कहीं न कहीं वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। बिना उसके साथ संज्ञा और सर्वनाम का प्रयोग करने से भी क्रिया कोई अकेला काम नहीं कर पाएगी। जैसे मैंने कहा कि पढ़ रहा है, तो कम से कम यह बताना पड़ रहा है कि कौन पढ़ रहा है, क्योंकि केवल पढ़ रहा कहने से बात पूरी नहीं हुई। आपको बताना पड़ेगा कि कौन पढ़ रहा है, जैसे कि राम पढ़ रहा है, श्याम पढ़ रहा है, सलीम पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है, सोहन पढ़ रहा है ना। तो जो पढ़ रहा है उसका एक नाम रखना पड़ा आपने। उस जो आपने नाम रखा कि राम पढ़ रहा है, उस पढ़ना क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए जो राम शब्द रखा, उस राम के और उस पढ़ने के बीच में कौन सा संबंध है, उस संबंध को प्रकट करने वाली व्याकरणिक कोटि का नाम ही क्या है, कारक है। पारिभाषिक तौर पर आप यूं कह सकते हो कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के अर्थ को पूरी तरह से स्पष्ट करने के लिए हम वाक्य में अनेक प्रकार की संज्ञाओं अथवा सर्वनामों का, देखो अकर्मक क्रिया है तो कम से कम एक संज्ञा रखनी पड़ती है, मिनिमम है ही है। और सकर्मक क्रिया है तो पूरा अर्थ स्पष्ट करने के लिए कम से कम दो संज्ञाएं रखनी पड़ती है। संज्ञा अथवा सर्वनाम हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि सो रहा है तो कम से कम इतना तो बताना पड़ेगा कि कौन सो रहा है, यानी कि मोहन सो रहा, तब जाकर के अर्थ पूरा हुआ। अगर मैं कहूँ कि खा रहा है तो कम से कम दो चीज़ें बतानी पड़ेगी कि कौन खा रहा है और क्या खा रहा है। ये जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं के अर्थ को पूरी तरह से स्पष्ट करने के लिए हम वाक्य में बहुत सारी संज्ञाओं का अथवा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक संज्ञा का अथवा प्रत्येक सर्वनाम का क्रिया के साथ अलग अलग प्रकार का रिलेशन होता है। कौन सी क्रिया का संज्ञा का क्रिया के साथ क्या रिश्ता है अथवा कौन सा सर्वनाम का क्रिया के साथ क्या रिश्ता है, उन रिश्तों को प्रकट करने वाली जो व्याकरणिक कोटि है अथवा विकारक तत्व है, उसका नाम कारक है। तो हम पारिभाषिक तौर पे क्या कहेंगे, जैसे मैं पहले एक बार आपको समझा देता हूं। मैंने एक यहां पर उदाहरण लिखा, राम पुस्तक पढ़ रहा है। राम पुस्तक पढ़ रहा। देखो इस वाक्य में आपने एक वाक्य लिखा है राम पुस्तक पढ़ रहा है, ये इस वाक्य का क्रियापद है। इस वाक्य का क्या है मित्रों, क्रियापद है। इस क्रियापद को स्पष्ट करने के लिए आपने दो शब्दों का प्रयोग किया, क्योंकि अगर ये दोनों आप शब्द नहीं करते तो जाहिर सी बात है कि हम जो मैं बात कह रहा हूं
उससे आपकी जो इच्छा शक्ति है, आपकी जो जिज्ञासा है, आपकी आकांक्षा है, वो पूरी नहीं हो पाएगी। क्योंकि अगर मैं इतना कहूँ पढ़ रहा है, तो मुझे बताओ आपकी आकांक्षा, आपकी इच्छा शक्ति पूर्ण हो गई क्या? नहीं हुई ना। आपके मन में एक चीज आया कि साहब पढ़ रहा है, तो कौन पढ़ रहा है और क्या पढ़ रहा है, ये दो चीजें आपके जहन में थी। मैं ये दोनों चीजें कहूं कि राम पुस्तक पढ़ रहा है, अब आपकी इच्छा शक्ति पूर्ण हो गई, क्योंकि अब वाक्य का अर्थ पूरा हो चुका है, बात स्पष्ट हो चुकी है कि हाँ भाई पढ़ रहा है, तो क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है और राम पढ़ रहा है। ये जो राम और पुस्तक शब्दों का आपने प्रयोग किया, क्यों किया? कि इस क्रिया के अर्थ को पूरी तरह से स्पष्ट करना था। अब इस राम का और इस पुस्तक का, इस पढ़ रहा क्रिया के साथ क्या रिश्ता है, उस रिलेशन को प्रकट करने वाली जो व्याकरणिक कोटि है ना, उसका नाम ही क्या है? कारक है। तो आप कह सकते हैं ये आपका राम इस वाक्य में कर्ता कारक है और पुस्तक इस वाक्य में कर्म कारक है। ये जो रिश्ता था, यानी कि अगर मैं पूछूं कि इस पढ़ना और राम के बीच में क्या रिश्ता है, तो आप कहेंगे साहब इनके बीच में कर्ता का रिश्ता है। और मैं आपसे कहूं कि इस क्रिया पढ़ रहा के बीच में और इस पुस्तक के बीच में क्या है, तो आप कहोगे कर्म का रिश्ता है। ये रिश्तों को प्रकट करने वाली व्याकरणिक कोटि का नाम ही क्या है मित्रों? कारक है। समझे मित्रों कहानी? एक और परिभाषा हम यूं कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की, मैं परिभाषा लिख दूंगा अभी आपके यहां पर, संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ भूमिका निश्चित करने वाले, भूमिका निश्चित करने वाले तत्वों को कारक कहा जाता है। समझा मित्रों कहानी? यानी कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया जो है उसकी उन संज्ञाओं की और सर्वनामों के साथ क्या भूमिका है। ये भूमिका मैंने अभी आपको समझाई है कि एक तो उसका, दो संज्ञाएं आपने प्रयोग की, लेकिन आपने कहा कि एक संज्ञा तो उसका कर्ता है, एक संज्ञा उसका कर्म है। ये उनके साथ जो भूमिकाएं थी, उन भूमिकाओं को निश्चित करने वाले तत्वों को ही मित्रों क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। अगला आता है, ये तो कारक की परिभाषा थी, अब आता है कारक चिन्ह। देखिए अभी हमने कारक पढ़ा है, हमने चिन्ह की परिभाषा नहीं पढ़ी है। आपको थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद भी तो स्मार्ट हो ना, स्मार्टफोन का यूज करते हो, स्मार्ट क्लासेस ले रहे हो आप लोग हैं, और आपके स्मार्ट टीचर भी तो हैं, है ना? नहीं है क्या? तो आपको परिभाषाएं भी स्मार्ट पढ़नी होगी। अभी हमने केवल कारक की परिभाषा पढ़ी है, अब हम जानना चाह रहे हैं कि कारक चिन्ह क्या है, क्योंकि कारक और कारक चिन्ह दोनों अपने आप में अलग चीजें हैं। सामान्यतः देखा जाता है कि बच्चा रटता था, कर्ता ने, कर्म को, कर्म से, इस तरह की वो चीजें रट करके जाता है और वो सोचता है कि यह है तो कारक है। देखो कारक अलग चीज है। कारक अभी मैंने आपको बताया कि वो जो संज्ञा है और वो जो क्रिया है, उनके बीच में क्या रिश्ता है, उस रिश्ते का नाम कारक है। अब उनमें कौन सा रिश्ता है, उस रिश्ते को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन चिन्हों को कारक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। तो कारक चिन्ह कह सकते हैं उनको, परसर्ग भी कह सकते हैं। एक ही बात है। आजकल आपके जो पाठ्यक्रम आते हैं मित्रों, मोस्टली जो पीएससी के, आरपीएससी अपना राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है, कई दूसरे लोक सेवा आयोग की भी हमने देखा है, हरियाणा लोक सेवा आयोग का मैंने देखा है, यूपी का देखा है, बिहार का देखा है, तो वहां पर आजकल कारक का टॉपिक नहीं मिलता आपको, वहां परसर्ग शब्द लिखा हुआ होता है। अब कई बार ऐसा होता है कि पाठ्यक्रम पूरा भी हो जाता है, कई विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं कि सर ये परसर्ग तो आपने कराया नहीं, तो ये जो कारक चिन्ह है उसी का दूसरा नाम परसर्ग है और इन्हीं को ही विभक्ति कहते हैं। रीट में तो पूछा भी गया था इसका प्रश्न कि किसके साथ परसर्ग विभक्ति लगाने पर वचन बनेगा कि नहीं बनेगा। एक बहुवचन का प्रश्न था, एक वचन बहुवचन का लेकर के प्रश्न आया था, क्योंकि हिंदी में जो वचन बदले जाते हैं वो दो तरह से आते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हम कारक चिन्ह लगा दो चाहे नहीं लगाओ, एक ही तरह का बहुवचन चलता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका कारक चिन्ह लगाने पर बहुवचन अलग बनता है और कारक चिन्ह नहीं लगाने पर बहुवचन अलग बनता है। जैसे लड़का शब्द है,
लड़का का बहुवचन अगर आपसे मैं पूछूं तो आप कहोगे लड़के, यही कहोगे। लेकिन मैंने कहा कि लड़के ने पुस्तक खरीदी, अब पूछूं कि लड़के शब्द क्या है तो आप कहोगे एक वचन है, अभी तो कह रहे थे बहुवचन है। वो इसलिए एक वचन हो गया वापस क्योंकि उसके साथ कारक चिन्ह लग गया ने। अगर अकेला पूछता कि लड़का का बहुवचन क्या तो आप लड़के ही कहते, लेकिन वाक्य में प्रयोग किया तो वो लड़के शब्द फिर से एक वचन हो गया। अब यहाँ कारक चिन्ह के साथ बहुवचन होगा, लड़कों ने पुस्तक खरीदी। यानी कि एक ही शब्द का वचन बनाने के दो तरीके होते हैं, एक तो बिना कारक चिन्ह के और एक कारक चिन्ह के। तो कई बार वहां परीक्षा में आपसे इस तरह पूछ लिया जाता है कि लड़का शब्द का परसर्ग के साथ का बहुवचन क्या होगा। अब आपको पता होना चाहिए परसर्ग का मतलब कारक चिन्ह ही है। या कई बार आपसे पूछ ले कि लड़का शब्द का विभक्ति रहित बहुवचन क्या होगा, विभक्ति सहित बहुवचन क्या होगा। तो मित्रों ये विभक्ति का मतलब ही कारक चिन्ह है कि लड़का शब्द है और उसका मैं विभक्ति रहित बहुवचन चाहूं। विभक्ति रहित का मतलब बिना विभक्ति के, निर्विभक्ति जिसको कह सकते हो। बिना विभक्ति को आप दो तरह से कह सकते हो, विभक्ति रहित या निर्विभक्ति। और कारक चिन्ह जिसको लगा देंगे उसके साथ उसको भी दो तरह से कह सकते हो, सविभक्ति या विभक्ति सहित। तो आपको पता होना चाहिए कि विभक्ति का मतलब ही कारक चिन्ह है, कारक नहीं कारक चिन्ह है। तो कारक चिन्ह कह सकते हैं, परसर्ग कह सकते हैं, विभक्ति कह सकते हैं। क्या है तो हम कहेंगे किसी भी कारक को, किसी भी कारक को प्रकट करने के लिए, किसी भी कारक को प्रकट करने के लिए यानी प्रदर्शित करने के लिए, प्रकट करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो चिन्ह, ये चिन्ह सदी शब्द में आता है, हल चिन्ह होता है, इसमें है आधा होता है, चिन्ह लगाए जाते हैं, चिन्ह लगाए जाते हैं, उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। यानी कि कारक अलग है और कारक चिन्ह अलग है। किसी भी संज्ञा और अथवा सर्वनाम को के साथ उस कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का आप प्रयोग करते हो उन चिन्हों को कारक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने मान लीजिए एक उदाहरण लिखा, मोहन ने गुरुजी को बुलाया। आज गुरु पूर्णिमा इसलिए गुरुजी को बुला लिया, ठीक है। मोहन ने गुरुजी को बुलाया। अब देखिएगा इस वाक्य में अगर मैं आपसे पूछूं कि कर्ता कौन है, जनरली देखा जाता कि बच्चे रट जाते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, बच्चा इस तरह रट के चल जाता है। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जब उसको न दिखता तब वो कर्ता मान लेता, नहीं तो उसका दिमाग कहीं और घूमने लग जाता। देखिए ऐसा नहीं है, कारक कभी भी चिन्हों में नहीं होते। ये बात इसीलिए पढ़ाई जा रही है कि आपका जो कारक होता है वो कभी भी चिन्ह में नहीं होता है, क्योंकि बिना चिन्हों के भी तो कारक होता है। मित्रों अगर मैं कहूं कि मोहन खेल रहा है, अब मैं आपसे पूछूं कि कौन खेल रहा था, आप क्या कहोगे? मोहन। अब मुझे बताओ मोहन इस वाक्य में खेलना क्रिया का क्या है? करता है ना, है कि नहीं है? तो बिना चिन्ह के भी कर्ता हो सकता है, कर्म हो सकता है। इसलिए चिन्ह अलग चीज है और कारक अलग चीज है। हम यूं कह सकते हैं कि कारक संज्ञा और सर्वनाम शब्दों में होते हैं, चिन्हों में नहीं होते, क्योंकि बिना चिन्हों के भी कारक होते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो चिन्ह आप पढ़ते हो किसी और में वो दूसरे में भी प्रयोग हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने अब तक रट रखा है कि कर्ता ने कर्म को, यानी आपके दिमाग में बैठा है कि को आ रहा है तो कर्म कारक है। मित्रों कई बार कर्ता के साथ भी को कारक चिन्ह का प्रयोग हो जाता है, हम आगे चल के पढ़ेंगे। जैसे कुछ उदाहरण दे रहा हूं, मोहन को सोना चाहिए, मुझे बताओ सोएगा कौन? मोहन ना, इस वाक्य का कर्ता ही है। हालांकि भले ही आपने इसके कारक की भूमिका बदली है, लेकिन ये कर्ता कारक की भूमिका अदा करता है। तो आपको चिन्ह रटनी नहीं है, आपको कारक और कारक चिन्ह दोनों को समझना है। कारक क्या है आपने समझा, फिर समझा रहा हूं कि वाक्य में अगर आपने कोई संज्ञा प्रयोग की है, उस संज्ञा का और उस क्रिया के बीच में रिश्ता क्या है, उस रिश्ते का नाम ही कारक है। अगर वो काम को करने वाला है तो कर्ता हो जाएगा,
उसका कर्म है तो कर्म हो जाएगा, साधन है तो करण हो जाएगा, देने का भाव है तो संप्रदान हो जाएगा। अब उस कारक को प्रकट करने के लिए आपने उसके साथ जो चिन्ह लगाया, जैसे कि इस वाक्य में बुलाया किसने था? मौन ने। ये मौन इसका कर्ता है। अब आपने इस कर्ता को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह लगाया है, इसको कारक चिन्ह कहते हैं, इसको परसर्ग कह सकते हैं, इसको विभक्ति कह सकते हैं। अब प्रश्न है कि इसको कारक चिन्ह क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि कारक का चिन्ह है, इसलिए कारक चिन्ह कह दिया। ये सबको आता है, पुरानी परंपरा है, चौथी पांचवी क्लास से भी आपने रट लिया होगा, छठी सातवीं तक आते हुए रट लिया होगा। लेकिन प्रश्न है कि इनको परसर्ग क्यों कहते हैं? देखो, परसर्ग इसलिए कहते हैं, पर का अर्थ है बाद में, ये जहां लिखा मैं बता देता हूं, पर का अर्थ है बाद में, और सर्ग का अर्थ होता है अध्याय, विषय वस्तु, मूल बात। मुझे बताओ, कोई भी कारक का चिन्ह उस संज्ञा शब्द के अथवा सर्वनाम शब्द के कहां लगता है, पहले या बाद में? आप कैसे कहोगे? राम ने या ने राम आम खाया? राम ने या ने राम? राम ने। तो आप इस वाक्य में जैसे राम ने कहा, मुझे बताओ कहने वाला कौन है? राम। ये कर्ता है। आपने इस कर्ता का जो ने लगाया, वो इस राम कर्ता के पहले लगाया या बाद में? बाद में लगाया है। यानी कि मूल कारक के वो चिन्ह बाद में लगने के कारण इसे परसर्ग भी कहा जाता है। इसको विभक्ति क्यों कहते हैं? विभक्त, अलग कर देना, वि प्लस भक्त, विभक्त करना, अलग करना। अब कह रहे विभक्ति यानी अलग करने वाली चीज। प्रश्न है कि कैसे अलग करती है, क्यों इसको विभक्ति कहते हैं? तो देखो मित्रों, किसी भी संज्ञा और सर्वनाम के साथ अगर कोई कारक चिन्ह लग जाता है तो उस संज्ञा का और उस सर्वनाम का उस वाक्य में आने वाली क्रिया के साथ लिंग और वचन का संबंध विभक्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। फिर उस लिंग संज्ञा का लिंग और वचन उस क्रिया के साथ जो होना है वो उस संज्ञा अर्थ और सर्वनाम के अनुसार नहीं होता है, फिर किसी अगले पद के अनुसार होता है। अर्थात वो कारक चिन्ह लगने से, वो जिसके साथ लगा है उसके साथ वो कारक चिन्ह लगने पर उस संज्ञा का उस वाक्य की क्रिया के साथ लिंग और वचन का जो संबंध है उसको विभक्त कर देता है, उससे अलग कर देता है, इसलिए इसे विभक्ति भी कहा जाता है। जैसे कैसे अलग करता है, मैं दो वाक्य लिखूं, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, नया सेंटेंस है उस पर मैं लिख देता हूँ। देखिए, दो वाक्य लिख रहा हूँ। एक मैंने कहा राम पढ़ रहा है, एक मैंने कहा सीता पढ़ रही है। देखो, पढ़ रही है क्यों कहा? क्योंकि इसका कर्ता जो है वो स्त्रीलिंग है। यह पढ़ रहा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका कर्ता पुल्लिंग है। यानी इन दोनों वाक्यों में राम और सीता जो संज्ञा शब्द है उनका उस क्रिया के लिंग वचन से सीधा संबंध है। अगर मैं कहता कि बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, अब आप देखो बच्चे पढ़ रहे हैं कह रहे हैं, आप क्रिया क्या कह रहे हो? बहुवचन प्रयोग कर रहे हो, पुल्लिंग बहुवचन, क्योंकि आपका कर्ता पुल्लिंग बहुवचन है। इन वाक्यों में क्रिया के लिंग और वचन का संबंध इन कर्ता से है, लेकिन जैसे ही आप इसके साथ विभक्ति लगा दोगे उसके बाद इस वाक्य में इन क्रियाओं के जो लिंग वचन होंगे वो इन कर्ता वाले पद से अलग हो जाएंगे, परे हो जाएंगे, विभक्त हो जाएंगे, इनका फिर कोई संबंध नहीं रहेगा। जैसे मैं इनके साथ पैरेलल उदाहरण लिख रहा हूं कि राम ने पढ़ा और मैं कहूं सीता ने पढ़ा। देखो कहीं देखिए, यहां तो कह रहे थे राम पढ़ रहा है, यहां कह रहे थे सीता पढ़ रही है, लेकिन यहां कह राम ने पढ़ा, फिर मैं लिख रहा हूं सीता ने पढ़ा। देखिए, दोनों ही वाक्यों में क्रिया का संबंध इनसे नहीं रहा है, क्योंकि कारक चिन्ह लग गया, विभक्ति लग गई। अब इन कारक चिन्हों, इनका लिंग और वचन क्रिया का जो है वो इससे विभक्त हो गया, परे हो गया। अब इसमें क्रिया प्रदान होगी या आगे जो पद आएगा उसके अनुसार होगा। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, अगर मैं आगे यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द रख दूं, राम ने पुस्तक पढ़ी, अब देखो पढ़ी कहोगे, क्योंकि अब इस राम का इस पढ़ना क्रिया से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये विभक्ति लग गई, लिंग वचन का संबंध विभक्त हो गया, इसलिए इन्हें विभक्ति भी कहा जाता है। समझे मित्रों कहानी? यानी कि किसी भी कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो कारक चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं, परसर्ग कह सकते हैं, विभक्ति कह सकते हैं। एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि कारक कभी भी संज्ञा
और सर्वनाम में ही मिलेगा, हम सदैव वहाँ पे जाऊँगा, कभी चिन्हों में नहीं होता है। यानी कि जो ने, से, को द्वारा आ रहा है, इसके आधार पर आप तय नहीं कर सकते कि कर्ता है, कर्म है। देखिए कुछ ऐसी विभक्तियाँ होती है जो कहीं और नहीं आती है, जैसे नए विभक्ति ये कर्ता के अलावा कहीं और नहीं आती, लेकिन कर्ता बिना विभक्ति के भी तो आ सकता है। हम आगे पढ़ेंगे कारक के दो रूप होते हैं, मूल रूप और त्रियंक रूप। विभक्तियों के भी दो रूप होते हैं, संश्लिष्ट विभक्ति और विश्लिष्ट विभक्ति। अभी आगे चर्चाएं करेंगे। तो हम लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट बात है, कारक सदैव संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में पाए जाते हैं, चिन्हों में नहीं, क्योंकि बिना चिन्हों के भी कारक होते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, नए तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा कि कभी भी कारक चिन्ह में नहीं होता। देखिए वो उसको प्रदर्शित करने का काम कर रहा है, ये बात मैं 5वीं बार रिपीट कर चुका हूं कि उसके साथ प्रकट कर सकते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कब कारक चिन्ह लगता है और कब नहीं लगता है। हर कारक की अपनी अपनी स्थिति होती है। कुछ कारकों के साथ कुछ जो चिन्ह है वो काल, क्रिया के काल के आधार पर निर्धारित होते हैं। कुछ ऐसे कारक होंगे जिनके साथ कारक चिन्ह लगना नहीं लगना निर्जीव सजीव पर निर्भर करेगा। अलग अलग स्थितियां होती, हम आगे चल करके पढ़ेंगे। अभी आपको इतना समझ लेना है कि कारक कभी भी संज्ञाओं में और सर्वनाम शब्दों में नहीं होते हैं, वो सदैव ही उन चिन्हों में नहीं होते, सदैव ही संज्ञा और सर्वनामों में पाए जाते हैं। अगली कहानी आती है मित्रों, कारक के भेदों की संख्या। कारक के भेद, तो देखो मित्रों, कारक के भेद 8 होते हैं। कारक के भेद कितने होते हैं? 8 होते हैं कारक के भेद। अब देखो ये हिंदी की क्लास है, तुम लोग अगर संस्कृत की क्लास पढ़ोगे ना तो वहाँ पर कारक के भेद 6 ही होते हैं, और वो बात कई मायनों में ठीक भी है, लेकिन हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हमें हिंदी के कारक चिन्हों की बात करेंगे हम लोग। संस्कृत में 6 ही होते हैं, वहाँ पर विभक्ति तो होती है लेकिन कारक का भेद नहीं होता है। वहाँ पर प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम विभक्तियाँ तो मानी जाती है, लेकिन वहाँ पर कारक का भेद नहीं होता है। इसलिए आपको देखना है कि हिंदी में कारक के भेदों की संख्याएं 8 होती है। मैं एक बार मूल कारक के भेद और उनके मूल चिन्ह लिख रहा हूं, लेकिन आपको ध्यान रखना मित्रों, क्योंकि आप अब हायर लेवल के बच्चे हैं, आप कोई प्राइमरी स्टैंडर्ड के, मिडिल स्टैंडर्ड के स्टूडेंट नहीं हैं। अब आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले औसत विद्यार्थी होंगे। इस वीडियो को देखने वाले अधिकांश विद्यार्थी स्वाभाविक है कि प्राथमिक स्टैंडर्ड के या मिडिल स्टैंडर्ड के नहीं होंगे तो भी मुझे लगता है कि उनको सीखना चाहिए, क्योंकि आज का स्तर अब बढ़ चुका है, शिक्षा का स्तर। आप लोग अपने पाठ्यक्रम देखते तो उसमें भी ऐसा लिखा होता है कि कक्षा का जो आपका जो परीक्षा होनी है उसका पाठ्यक्रम तो कक्षा 12 के स्तर का है, लेकिन प्रश्न पूछने का बौद्धिक स्तर स्नातक स्तर का होगा। यानी कि जब प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा उस समय उसको ऐसे पूछा जाएगा कि आप जो सामने हो ना, आप ये मान के चलिए कि आप ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के विद्यार्थी हो, आपको अब उत्तर देना है। इस तरह से प्रश्न को आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए आपको अभी मेन कारक चिन्ह पढ़ने, फिर हम पढ़ेंगे तब ये देखेंगे कि एक ही कारक चिन्ह एक से अधिक में प्रयोग किया जा सकता है। 8 कारकों के भेद होते हैं, इनको क्रमबद्ध रूप में भी आपको पढ़ना होगा। कारक के 8 प्रकार होते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। पहला है कर्ता कारक। कर्ता, इसका जो मूल विभक्ति चिन्ह है वो न है। अब ऐसा नहीं है कि कर्ता में नहीं चलेगा, देखो मैं समझा रहा हूं, आप समझना। कई बार कर्ता के साथ कोई भी कारक चिन्ह नहीं होता। जीरो का मतलब कोई बिना कारक चिन्ह के भी हो सकता है। जैसे अभी हमने कहा कि मोहन खेल रहा है, तो मोहन कर्ता ही तो था, उसका बिना चिन्ह क्या है। कई बार कर्ता के साथ द्वारा का प्रयोग होता है। अब आप कहोगे साथ द्वारा, तो हमने तो अब तक कर्ण कारक में पढ़ा है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा। अब आपने तो इससे पहले से को कर्ण में पढ़ा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कर्ता के साथ भी से का प्रयोग हो जाता है। हालांकि ऐसा वाच्य परिवर्तन की स्थिति में होता है।
जब आगे पढ़ेंगे कि वाच्य परिवर्तित किए जाते हैं, कई बार कर्तृवाच्यों को कर्मवाच्य बनाया जाता है, तो वहाँ पर उसको करण कारक की भूमिका में रख लेते हैं। जैसे राम खेल रहा है या राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो आप कई बार उसको कर्ता को करण कारक की भूमिका में रख करके वाच्य परिवर्तित करते हो, लेकिन वो होता करता ही है। तो ऐसा होता है, कब कब होता है, हम आगे पढ़ेंगे। मैं अभी आपको समझा रहा हूँ कि आपको अभी से ये चीज़ बिठा लेनी है कि भाई कारक का मतलब क्या है। ये बात इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि कारक का मतलब है कि वो जो शब्द आया है ना, वो शब्द और उस क्रिया के बीच में क्या लफड़ा है, क्या ट्यूनिंग है, ये इंपॉर्टेंट कहानी। उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, किस दृष्टि से वो एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं, ये जानकारी आपको होनी चाहिए, वही उसका कारक हो जाएगा। चिन्ह आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। और किसी दूसरे का आपने रट रखा, लेकिन आपने तो अब तक रट रखा कि साहब से करण में आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्ता के साथ भी आ सकता है। इसलिए हमने कहा कि कोष्टक में लिख दिया है, कभी कभी बिना चिन्ह के भी हो सकता है, द्वारा भी हो सकता है, से भी हो सकता है, के द्वारा भी हो सकता है, कर्ता के साथ हो सकता है। कब होता है, किन स्थितियों में होता है, ये हम प्रत्येक कारक के दौरान चर्चा करेंगे। ये मूल कारक चिन्ह है इसका। दूसरा है कर्म कारक। अब कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि को विभक्ति कई बार आपका कर्ता के साथ भी आ जाता है, तो आप यहां पर फिर से ऐड कर सकते हो, समझ सकते हो। हालांकि ये बात विस्तार से मित्रों प्रत्येक कारक के दौरान ही समझाई जाएगी, यहां पर पहले समझाना संभव नहीं है, क्योंकि सभी विद्यार्थी, कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो प्रकरण पहली बार पढ़ते हैं, कंफ्यूज होते हैं, भ्रमित होते हैं। आ सकता है, मैं समझा रहा हूं, कब आएगा ये चर्चा प्रत्येक कारक में करेंगे और आपको गंभीरता समझाएंगे, डिटेल में समझाएंगे, समझ में आएगा। क्योंकि अब तक आप पढ़ रहे हो, ये कहानियां भी आपने कारक में पहली बार ही पढ़ी है, जहां तक मुझे उम्मीद है, विश्वास है, क्योंकि कारक की परिभाषा एक लाइन में पूरी हो जाती है। हम लोग आधा घंटा पूरा कर चुके हैं। उसके अलावा यहां पर भी कई बार जीरो हो सकता है, बिना कारक चिन्ह के भी हो सकता है। करण कारक, करण का चिन्ह है से, द्वारा, के द्वारा, ये इसके कारक चिन्ह है। संप्रदान कारक, का विभक्ति चिन्ह है, के लिए मूल चिन्ह है। उसके अलावा के वास्ते, के खातिर भी हो सकता है, हम आगे पढ़ेंगे और डिटेल से, के लिए। उसके बाद आता है अपादान कारक। अपादान का कारक चिन्ह भी से है। अब आपने तो रट रखा केवल एक ही कि से अलग होना। अब केवल अलग होना ही नहीं, बहुत सारे भाव है मित्रों, कई बार तो जुड़ने पर भी हो जाता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। अरे भाई केवल अलग होना ही नहीं, कई बार तो ऐसा होता है राम श्याम से मिल रहा है, अब आप सोचेंगे ये तो अलग होना था, ये तो उल्टा काम हो रहा है। कई बार ऐसा भी होता है, अपादान भी होता है। तो केवल अलग होना ही अपादान नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कि आपको भूमिका समझनी पड़ेगी, प्रत्येक में हम समझेंगे अलग। उसके बाद आता है संबंध कारक। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है मित्रों, ये बात देखो, ये जो कारक है ना, उनका क्रम भी आपको आना चाहिए। संबंध कारक, देखो संस्कृत में क्या होता है, इनको प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचम, षष्टम, सप्तम, इस तरह से पढ़ा जाता है। हिंदी में भी कई बार इस तरह पूछ लिया जाता है। समास जब आप पढ़ोगे, तत्पुरुष समास पढ़ोगे, तत्पुरुष समास का जो उपभेद है वो पूरी तरह से हिंदी के कारक पर आधारित होता है। 6 उपभेद होते हैं। वहां पर भी कई बार आपसे पूछ लिया कि द्वितीय विभक्ति कारक बताओ, तो आप तो सोचोगे कि क्योंकि वहां पर तत्पुरुष समास में जो भेद होता है वो कर्म तत्पुरुष से शुरुआत होती है, वो कर्म तत्पुरुष का पहला भेद होता है, लेकिन वो विभक्ति द्वितीय विभक्ति है। अब आपसे पूछ लिया कि द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास बताइए, अब आप सोचोगे दूसरे नंबर पर तो कर्ण आता है, लेकिन कर्ण तो तृतीय विभक्ति है। इसलिए ध्यान रखना, कर्ता को प्रथमा विभक्ति भी कहते हैं। प्रथमा विभक्ति, क्योंकि ये पहली विभक्ति है कारक की, प्रथमा विभक्ति भी कहते हैं इसको। इसको द्वितीय विभक्ति कहोगे, इसको तृतीया कहोगे, इसको चतुर्थ कहोगे, इसको पंचम कहोगे, इसको षष्टम छठी विभक्ति कहोगे। संबंध कारक के चिन्ह होते हैं का, के, की, कई बार रारेरी भी हो जाता है। सातवां आता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक सप्तम विभक्ति है, चिन्ह होता है मैं, पर, उसके अलावा बहुत सारे हैं, के ऊपर, के भीतर, के मध्य, को भी आता है यहां पर।
अब देखो को आप को संप्रदान में भी आता है। कब कब आता है हम प्रत्येक में पढ़ेंगे, अभी जल्दबाजी नहीं करनी, बात को समझना है। ये इसलिए बिठा रहे हैं आपकी चीज दिमाग में, बार बार इसलिए इस चीज को रिपीट किया जा रहा है कि आपको अगर कारक पढ़ना है तो आप चिन्ह नहीं रटें, आपको यह समझना पड़ेगा कि उस संज्ञा की उस क्रिया के साथ भूमिका क्या है। अब ऐसा इसलिए कह रहा हूं मैं, देखिए क विभक्ति आपने 4 बार देख ली है, आप कह रहे हैं कर्ता के साथ भी आ सकती है, कर्म का तो मूल चिन्ह है ही, उसके अलावा संप्रदान में भी आ सकती है, अधिकरण में भी आ सकती है। और 8वां भेद है मित्रों अधिकरण कारक, अब मैं चाहूंगा संबोधन कारक, ये अंतिम इसका भेद है संबोधन। चिन्ह आप लोग विस्मय के आधार पर प्रयोग करते हैं, हे, ओ, अरे आदि, इस प्रकार के कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो ये हिंदी के 8 कारक थे जिनका क्रम आपको पता होना चाहिए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, अपादान के बाद संबंध, अधिकरण और संबोधन, और ये इनके कारकों के चिन्ह हैं। अगला आता है मित्रों कारक के रूप। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कारक के रूप। अभी हमने 2 बातें पढ़ी थी कि एक तो कारक और एक कारक चिन्ह, यानी कारक और विभक्ति। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कारक के रूप और विभक्ति के रूप, अर्थात कारक 2 रूपों में प्रयुक्त होता है, एक उसका मूल रूप होता है, एक उसका त्रियंक रूप होता है। क्या होता है ये चर्चा अगली क्लास में करेंगे। उसी तरह से विश्लिष्ट विभक्ति और संश्लिष्ट विभक्ति नाम से 2 विभक्तियों के रूप होते हैं, ये सारी चर्चा अगली क्लास में। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।